हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेनू राव टीचिंग के यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग शुरू करेंगे व्याकरण, जो आज व्याकरण की पहली क्लास है। जैसा कि चलिए देर ना करते हुए व्याकरण को क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि व्याकरण कहते किसे हैं, यानी कि व्याकरण कहते किसे हैं। चलिए, व्याकरण के नियमों का वह समूह जिसकी मदद से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना जब हम सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि पढ़ने लिखने के जो नियम होते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि को संस्कृत में स्वन कहते हैं, इंग्लिश में फोन कहते हैं। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज़। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज़। आवाज़ को संस्कृत में स्वन कहते हैं। ध्वनि शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम आचार्य आनंद वर्धन ने ग्रंथ के ध्वन्यलोक, यानी कि जो ध्वन्यलोक ग्रंथ है उसमें लिखा है। आचार्य आनंद वर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आगे देखेंगे। ध्वनि को भाषा या वाक्य की सबसे छोटी मौखिक इकाई माना जाता है। यानी कि ध्वनि को, यानी कि जब हम बोलते हैं तो वो मौखिक इकाई यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और जब हम उसे लिख देते हैं तो वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हो जाती है। यानी कि बोलेंगे तो सबसे छोटी मौखिक इकाई होगी, और जब लिखेंगे तो सबसे छोटी लिखित इकाई हो जाती है ध्वनि। उत्पत्ति के आधार पर ध्वनि के 2 प्रकार होते हैं, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेखिम पढ़ते हैं। लेखिम क्या होता है? अमानक वर्ण भी कहा जाता है। यानी कि लेखिम को अमानक वर्ण भी कहा जाता है। जैसे संदेव लिपि में देखिए स्वास्तिक का चिन्ह है, यानी कि एक तरफ लाभ है, सम्यक चक्र है, कार्यशील है और शुभ है। स्वास्तिक के चिन्ह में ये चारों होते हैं, शुभ, लाभ और कार्यशील और सम्यक चक्र। ये ब्राह्मी लिपि का क बनाया गया है, जो प्लस टाइप बनाया गया है। ये देवनागरी लिपि का क है, जो आज हम लोग लिखते हैं, जिस लिपि का हिंदी में प्रयोग करते हैं लिखने के लिए। ध्वनि के अशुद्ध लेखन को लेखिम कहते हैं। यानी कि जब ध्वनि को अशुद्ध रूप से लिखते हैं उसे लेखिम कहते हैं। इसे लिपि के पहले प्रयोगात्मक अवस्था में माना जाता था। यानी कि इसे लिपि के पहले, जब लिपि नहीं थी उसके पहले प्रयोगात्मक अवस्था में माना जाता है। जब पिछले पुरानी किताबें उठाएंगे लोग तो उसमें मिलेगा ऐसे ऐसे अक्षर। देखिए, अमानक वर्ण और मानक वर्ण। एक मिनट, थोड़ा सेट हो जाए। देखिए, अ ऐसे बना है जो आजकल हम बनाते हैं। ये पहले के जो अमानक वर्ण है, ये ड़ मानक है, ये अमानक है, ये ख है जो मानक वर्ण है, ये अब अमानक वर्ण है। आप लोग इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। एक मिनट, ये किधर से हो गया? हाँ, स्वनिम यानी कि स्वनग्राम या ध्वनिग्राम वर्ण भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है स्वतः उच्चारण, यानी कि जो खुद ही उच्चारण होता है। इसका शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया, यानी स्वनिम शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। सामान्य व्याकरण में इसे वर्ण भी कहा जाता है। यानी कि सामान्य व्याकरण में जो जनरल व्याकरण होती है इसे वर्ण कहा जाता है, यानी कि स्वनिम को। वह स्वतंत्र ध्वनि है जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता। यानी कि स्वर जो है, यानी कि स्वनिम जो है, वर्ण जो है, एक स्वतंत्र ध्वनि है जिसका विखंडन हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिखित रूप को, यानी कि जो विखंडित नहीं किया जाता, स्वनिम के लिखित रूप को स्वनिम या वर्ण कहा जाता है। इसके लिखित रूप को
वर्ण कहा जाता है। आगे, स्वनिम या वर्ण को भाषा या वाक्य की सबसे छोटी लिखित इकाई मानी जाती है। यानी कि कह रहा है वर्ण को भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई मानी जाती है। यानी कि जब इसको हम मौखिक रूप से बोलते हैं तो ध्वनि कहते हैं, और उसी को जब हम लिख देते हैं तो लिखित इकाई मानी जाती है। जैसे अ आ, छोटी ई, क ख ग घ, अंग आदि जो भी है। आगे देखेंगे, वर्ण के भेद, यहाँ वर्ण लिखना है, वर्ण के भेद या प्रकार, यानी कि वर्ण के भेद या प्रकार। वर्ण एक अर्धमात्रिक होता है और पूर्णमात्रिक, यानी दो प्रकार के वर्ण के भेद होते हैं। आइए देखते हैं अर्धमात्रिक को। अर्धमात्रिक, जिन ध्वनियों को हम लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, इसे हम लोग अर्धमात्रिक कहते हैं। जैसे क में आधा हलंत लगा दे तो इसे कैसे बोल सकते हैं, यानी कि तो ये अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं। सभी व्यंजन अर्धमात्रिक वर्ण हैं क्योंकि व्यंजन को बिना स्वरों की मदद से नहीं बोला जा सकता। यानी कि जो व्यंजन होते हैं क ख ग घ अंग, इसको हम लोग बिना स्वर की मदद से नहीं बोल सकते हैं। अर्धमात्रिक वर्ण की पहचान उनके साथ लगने वाले हल या हल चिन्ह से की जाती है। जैसे क में इधर लगा क ख ग घ अंग आदि जो भी होता है। आगे देखेंगे पूर्णमात्रिक, यानी कि जिन ध्वनियों को हम लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। सभी स्वर पूर्णमात्रिक होते हैं क्योंकि स्वरों को हम स्वाभाविक रूप से लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। यानी कि व्यंजन को स्वर की सहायता होती है बोलने के लिए, लेकिन जो स्वर है स्वतंत्र रूप से होता है, इसे हम लोग बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लेकिन व्यंजन जो होता है अर्धमात्रिक वर्ण होता है, उसको बिना स्वर की सहायता से ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। पूर्णमात्रिक वर्ण के साथ साथ कभी भी हल का चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। यानी कि आप लोग देखे होंगे जब अ आ हम लोग लिखते हैं तो कभी भी हल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, कुछ महत्वपूर्णता देख लेते हैं। पूर्णमात्रिक वर्णों को ही अक्षर कहा जाता है। सभी स्वर स्वाभाविक रूप से बोले जाते हैं और लिखे जा सकते हैं और पूर्णमात्रिक वर्ण है, इसलिए सभी स्वरों का मूल अक्षर भी कहा जाता है। यानी कि सभी स्वरों को मूल अक्षर कहा जाता है क्योंकि स्वरों को बोलने के लिए किसी भी अन्य स्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती या कोई अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है। सभी व्यंजन अर्धमात्रिक वर्ण हैं और पूर्णमात्रिक बनाने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता होती है। यानी कि जब सभी व्यंजन हैं अर्धमात्रिक है, आगे पढ़ाए जा चुके हैं, और इसे पूर्ण बनाने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं क, तो क जब कहेंगे तो बाद में अ आता है, जब बोलेंगे ख तो ख के बाद में भी अ आता है। तो इसीलिए व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता होती है। आगे देखेंगे, जब कोई व्यंजन किसी स्वर की सहायता से पूर्णमात्रिक वर्ण बनता है तो ऐसे पूर्णमात्रिक वर्ण यौगिक अक्षर कहलाते। यानी कह रहा है कि जब कोई व्यंजन किसी स्वर की सहायता से पूर्णमात्रिक वर्ण बनता है तो ऐसे पूर्णमात्रिक वर्ण को यौगिक अक्षर कहते हैं। जैसे क है, क के लिए अर्धमात्रिक वर्ण है, ये देख सकते हैं। ये अ है, पूर्णमात्रिक है, ये मूल स्वर भी है। और जो इधर क है ये पूर्णमात्रिक और यौगिक है क्योंकि अ इसमें व्यंजन और स्वर को मिलाकर तब जाके एक क पूरा क बन गया है। ठीक है, आगे उत्पत्ति के आधार पर अक्षर के दो प्रकार होते हैं। मूल अक्षर यानी कि अ आ ई, यानी कि जितने स्वर होते हैं मूल अक्षर होते हैं। यौगिक अक्षर यानी कि क ख ग घ अंग ज्ञातक जो होते हैं ये यौगिक अक्षर होते हैं, यानी कि किसी न किसी को मिलाकर बनाए जाते हैं। बनावट के आधार पर अक्षर के भेद या प्रकार कितने होते हैं? बनावट के आधार पर भी दो भेद होते हैं, बदाक्षर और मुताक्षर। बदाक्षर होते हैं जिन शब्दों का अंत किसी व्यंजन ध्वनि से होता है उसे बदाक्षर कहते हैं। हल चिन्ह का प्रयोग, जैसे बदाक्षर जो हैं
इसमें हल चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, जैसे राम, श्याम, सीता, गो, ये है। इसे बदाक्षर कहेंगे। और यहीं देख लेते हैं मुक्ताक्षर किसे कहते हैं। मुक्ताक्षर होता है जिन अक्षर को अपने आप लिखा जा सकता है उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे पूरे स्वर है और आ, छोटी ई, बड़ी ई, जो भी होते हैं स्वर, इसे मुक्त अक्षर कहते हैं, यानी कि बिना किसी की सहायता से जो बोले जाते हैं। देखेंगे स्वनिम के भेद। स्वनिम के भेद भी दो प्रकार के होते हैं। खंडय स्वनिम यानी कि वर्ण, वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता के लिखित रूप को खंडन स्वनिम या वर्ण कहते हैं। यानी कि जिसका जो वो स्वतंत्र ध्वनि होती है जिसका लिखित रूप को हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको अलग अलग तोड़ नहीं सकते, वो वर्ण कहलाते हैं या खंडय स्वनिम कहलाते हैं। जैसे अ, आ, फिर क, ख, ग, घ आदि। आगे खंडय स्वनिम के कितने भेद होते हैं। खंडम स्वनिम के भेद होते हैं, यानी कि एक स्वर स्वनिम होता है एवं व्यंजन स्वनिम होता है। स्वर स्वनिम को पूर्णमात्रिक वर्ण भी कहते हैं, व्यंजन स्वनिम को अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं, जो अभी हम लोग पूरा पढ़ के आए हैं। आप लोग देख सकते हैं अर्धमात्रिक होते हैं क, ख, ग, घ, जिसके नीचे हलंत लगा है। ये अ, आ होते हैं जो पूर्णमात्रिक वर्ण होते हैं। देखेंगे खंडेतर स्वनिम देखेंगे, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए किसी शब्द को श्रोता के द्वारा सुनते समय वायु प्रभाव के वजह से भिन्न अर्थ में ग्रहण कर लिया जाता है, उसे खंडेतर स्वनिम कहते हैं। यानी कि जब कोई बोलता है और उसकी ध्वनि को, यानी कि सुनते समय श्रोता जो होता है वो उसका जो वायु के प्रभाव की वजह से उसका भिन्न अर्थ ग्रहण कर लेता है, यानी कि दूसरा चीज़ सुन लेता है, कुछ बोलता है और सुनता कुछ और, उसे खंडेतर स्वनिम कहते हैं। खंडेतर स्वनिम के तीन पक्ष होते हैं। खंडेतर स्वनिम के तीन पक्ष होते हैं। उत्पादक यानी कि वक्ता यानी कि बोलने वाला, संवाहक यानी कि मध्य वायु हो जाएगी, और संग्राहक यानी कि श्रोता। यानी कि खंडेतर स्वनिम के तीन पक्ष होते हैं। बोलने वाला होगा, उसको आवाज़ को पहुंचाने वाला हो जाएगा, और एक सुनने वाला हो जाएगा। जैसे जब बोला जाएगा जलसा यानी कि उत्सव बोला जाएगा, तो उसके वायु के माध्यम से जो सुनने वाला होगा अलग सुन लेगा, जलसा यानी कि पानी के समान। उसी तरह होगा उतरा यानी कि नीचे आया, यानी कि उसको जो श्रोता है हवा की वजह से, हवा के प्रभाव में सुनेगा, उत्तर आ यानी कि आदेश दे रहा है वो, ऐसा उसको सुनाई दे सकता है। इसी तरह देखेंगे दिली यानी कि हृदय की, तो उसको दिल्ली यानी कि स्थान का नाम सुनाई दिया, किसके प्रभाव में आकर, वायु के प्रभाव में आकर। विष्ण अनुजा यानी कि राधा, उसको सुना विष्ण अनुजा यानी कि गाय को। पूंछ यानी कि ये फिर उसका जो श्रोता होगा सुन सकता है, सुन लेता है। पूंछ यानी कि जानवर की पूंछ की बात कर रहा है। इस वायु के प्रभाव में आने से ऐसा होता है खंडेतर स्वनिम में। खंडेतर स्वनिम के भेद या प्रकार। खंडेतर स्वनिम के 5 प्रकार होते हैं। बालाघात या स्वराघात या स्वर बालाघात इसे कहते हैं। अनुतान या उतराव चढ़ाव भी इसे कहते हैं। संहिता हो जाएगा यानी कि संगम। मात्रिकता हो जाएगा यानी दृग्धता, या अनुनासिकता यानी 5वां नंबर हो जाएगा अनुनासिकता। पहला देखेंगे बालाघात। वक्ता द्वारा किसी शब्द का उच्चारण करते समय जब उस शब्द के किसी स्वर विशेष या अतिरिक्त बल दिया जाता है, यानी कह रहा है कि वक्ता द्वारा जब किसी शब्द का उच्चारण करते समय जब उस शब्द को किसी स्वर विशेष पर अधिक बल दिया जाता है, उसे बालाघात कहते हैं। जैसे महान, ह पे ज़्यादा जा रहा है बल। जमीन यानी कि म पे ज़्यादा बल जा रहा है। नीर यानी कि न पे ज़्यादा, और धीरज यानी कि ध पे ज़्यादा, तो ये बालाघात हो जाएगा। ठीक है। बालाघात सदैव स्वरों पर होता है क्योंकि व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से ही उच्चारण नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि जो बालाघात का होता है सदैव स्वर पे होता है, क्योंकि व्यंजन पे हम लोग कभी बिना स्वतंत्र रूप से व्यंजन लिख नहीं सकते हैं। इसलिए जो बालाघात होता है यानी कि जब वायु का दबाव पड़ता है, जब हम बोलते हैं किसी पे, वो स्वर पे ही उसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि दबाव पड़ता है, जिसे स्वराघात या स्वर बालाघात भी
यानी कि स्वराघात या स्वर बलाघात भी कहा जा सकता है। आगे देखेंगे, उच्चारण के आधार पर बलाघात के 3 प्रकार होते हैं। बल के 3 प्रकार होते हैं, बल के 3 प्रकार होते हैं, सबल, समबल और निर्बल। आगे देखेंगे इसको। सबल जो होता है, जहाँ पर किसी शब्द का उच्चारण करते समय किसी एक ही स्वर या वर्ण पर पूरी शक्ति केंद्रित कर दी जाती है, उसे सबल कहते हैं। यानी कह रहा है कि जहाँ पे किसी शब्द का उच्चारण करते समय एक ही स्वर व वर्ण पर पूरी शक्ति को केंद्रित कर दी जाती है तो उसे सबल कहते हैं। जैसे नीर, महार, धीरज, नीरज, रहमान यानी कि म पे हो जाए, सरोज यानी कि र पे हो रहा है, आदि यानी कि जो तो नीर है तो न पे होगा, महार में ह पे होगा, ध में धीरज पे होगा, धीरज में ध पे होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इस पे वर्ण या किसी पे किया जाता है, केंद्रित हो जाता है, उसे सबल कहते हैं। अब आप देखते हैं संबल को। संबल, जहाँ पर किसी शब्द का उच्चारण करते समय वक्ता के द्वारा कम से कम 2 वर्णों पर क्रमिक रूप से समान शक्ति केंद्रित की जाती है, उसे संबल कहते हैं। यानी कि जब सबल की बात किए हैं तो किसी एक पे हो रहा था, शक्ति केंद्रित हो रही थी, और जब संबल पे कर रहे हैं तो 2 वर्णों पे शक्ति केंद्रित हो रही है, जिसे सबल कहते हैं। यानी सबल वाले शब्द में प्रायः उस वर्ण पर बलाघात होता है जिस पर पहले शक्ति लगाई जाती है। यानी कह रहा है सबल वाले जो शब्द होते हैं प्रायः उस वर्ण पर, यानी कि जो वर्ण पे बलाघात होता है जिस पर शक्ति पहले लगाई जाती है। जैसे देख लेते हैं, आकाश यानी अ पे हो रहा है, चाचा यानी आगे वाला च पे हो रहा है, पापी यानी प पे, यहाँ पे काका क पे हो रहा है, चाची, हाथी, पापा। ये जो सबल यानी पे आगे वाले पे लगाया जा रहा है, दोनों चीज़ पे केंद्रित हो रहा है इस पे। अब हो जाएगा निर्बल, जब वक्ता द्वारा किसी अमात्रिक शब्द का उच्चारण किया जाता है तो प्रायः किसी वर्ण पर बल नहीं पड़ता। यानी कि जब सबल हम लोग करेंगे तो किसी एक पर केंद्रित होगा, जब समबल करेंगे तो 2 वर्णों पे होगा केंद्रित, शक्ति होगी, और निर्बल करेंगे तो किसी पे बल नहीं पड़ता है। इस तरह के अमात्रिक शब्दों में अंतिम वर्ण पर बलाघात होता है। यानी कि जो अमात्रिक होते हैं उसमें अंतिम वर्ण पे होता है बलाघात, सबल पे अंतिम वर्ण पे होता है। यानी कि भवन यहाँ में न पे, और यहाँ अंतिम वर्ण आप लोग देख सकते हैं, गगन, मगन, घर आदि अंतिम वर्ण पे होता है। यानी कि इधर हो जाएगा, देखिए लघु में, यानी कि जब होगा तो लघु, इस लघु पे यानी कि इस पे हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा है। इंद्रजीत पे आप लोग देख सकते हैं, आकाश देख रहे हैं तो यानी कि आगे वाले पे हो रहा है, बीच वाले में नहीं हो रहा है। आका देख सकते हैं तो आगे वाला पे, यानी कि ये सबल का उदाहरण है। पापी ये अंत में हो रहा है, इसका भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे अनुवाद है, वाद पे हो रहा है, अनुकूल में कुल पे हो रहा है, निमेषण में सा पे हो रहा है, दुकुल में यानी कि कु पे हो रहा है बीच वाले पे, प्रतिकूल में कुल पे हो रहा है, और मात्रिक वर्ण में देख सकते हैं जो लघु यानी कि बीच वाले में होगा, लघु पे हो रहा है, रघु पे आगे वाले पे हो रहा है, हरि यानी कि इस पे भी आगे पे हो रहा है। अब देखेंगे अनुतान। अनुतान का शाब्दिक अर्थ होता है उतराव या चढ़ाव। जब वक्ता द्वारा बोले गए, यानी कि जब वक्ता द्वारा बोले गए किसी शब्द को श्रोता द्वारा सुनते समय वक्ता के मुख से भाव भंगिमा के आधार पर अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लिए जाते हैं तो उसे अनुतान कहते हैं। यानी कि जब वक्ता बोलता है और श्रोता उसके भाव भंगिमाएँ जो करता है, यानी कि जो एक्सप्रेशन दिखाता है, श्रोता उसका अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लेता है तो उसे अनुतान कहते हैं। यानी कि भाव यानी विचार, भंगिमा यानी भावों की प्रतिक्रियाएँ, जो भावों की प्रतिक्रियाएँ करता है उसे अनुतान कहते हैं, यानी कि उतराव चढ़ाव। आगे देखते हैं, अनुतान का प्रयोग प्रायः मौखिक अभिव्यक्ति के लिए
अथवा भाषा शिक्षण में गद्य पद का उचित आरोही अवरोही के साथ स्वर वाचन करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, किसी का भाषण सुनते हैं तो कभी उतराव चढ़ाव बात में होती है, उसी को कह रहा है कि गद्य पद का उचित आरोही अवरोही के साथ स्वर वाचन करने के लिए किया जाता है अनुदान का प्रयोग। जैसे अच्छा, ठीक, आश्चर्य भी हो सकता है, व्यंग का भाव भी हो सकता है, यानी कि जब अच्छा बोलते हैं तो यहाँ भी एक ठीक है इसका भी हो सकता है, और आश्चर्य यानी कि व्यंग का भाव भी, यहाँ देखो व्यंग का भाव भी हो सकता है। आगे देखते हैं संहिता या संगम। संहिता या संगम, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए किसी शब्द का अर्थ श्रोता द्वारा उस शब्द को तोड़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है, संहिता या संगम कहलाता है। कह रहे जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए किसी शब्द का अर्थ श्रोता द्वारा उस शब्द को तोड़कर, यानी कि कई टुकड़ों में तोड़कर उसका अर्थ ग्रहण जब कर लेता है तो उसे संहिता संगम कहते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ भी जलसा, तो यहाँ भी है जलसा यानी कि पानी के समान, या तरियोना यानी कि कर्ण फूल होता है, तरियोना यानी कि उद्धरण नहीं हुआ है, इसका बात कर रहा है। कहता है अगला देखें मात्रिकता दीर्घता देखते हैं। जब वक्ता के द्वारा बोले गए किसी शब्द को श्रोता द्वारा सुनते समय उस शब्द के किसी व्यंजन को युग्मक ध्वनि के रूप में सुन लिया जाता है तो उसे मात्रिकता या दीर्घता कहते हैं। यानी कि जब कोई बोल रहा है, सुनते समय उसको किसी व्यंजन को युग्मक ध्वनि के रूप में जब सुन लेते हैं तो उसे मात्रिकता कहते हैं। जैसे उत्तर यानी कि नीचे का, उत्तर कह रहा है नीचे का, यहाँ क्या सुनते उत्तर आ यानी कि जवाब आया कि नहीं आया है, बोला दिली यानी कि हृदय से। फिर जो श्रोता है सुन लेता है, दिली यानी कि स्थान का भाव निकाल लेता है वो। अनुनासिकता देखते हैं। जब वक्ता द्वारा बोले गए अनुनासिक शब्द को श्रोता द्वारा सुनते समय अनुनासिक ध्वनि के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है तो उसे अनुनासिकता कहते हैं। जैसे कहाँ और कहाँ, यानी कहाँ यानी कि बोला, कहाँ यानी कि स्थान सुन, यानी कि कहाँ जा रहा है। बोला दाव यानी कि जंगल, तो बोला दाव यानी कि तरीके की बात कर रहा है कि किस तरीके से। क्या कह रहे हैं पूँछ, और यहाँ जानवर की पूँछ समझ रहे हैं, कुछ पूछने के लिए कह रहा है, ये जानवर की पूँछ को समझ रहा है तो इसे अनुनासिकता होता है, अनुनासिकता कहते हैं। आगे देखेंगे रूपिम। रूपिम किसे कहते हैं? रूपिम रूपग्राम या पदग्राम या पदिम शब्द इसका अन्य नाम भी है। इसका अर्थ है शब्द के अनुसार रूप का आदान प्रदान करना, यानी कि रूपिम का अर्थ है शब्दों का भाव के अनुसार रूप का आदान प्रदान करना, यानी कि शब्दों का जो भाव होता है उसके अनुसार रूप का आदान प्रदान करना। दो या दो से अधिक अक्षर के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को रूपिम कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक अक्षर के शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को रूपिम कहते हैं। रूपिम का सामान्य व्याकरण में शब्द भी कहा जा सकता है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग दो या दो से अधिक अक्षर के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को शब्द भी कहते हैं, और इसका अन्य नाम रूपिम है, जिसे इंग्लिश में मॉर्फिम कहते हैं। कहा जाता है रूपिम शब्द को भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई माना जाता है। यानी कह रहा है रूपिम शब्द को भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई माना जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे क प्लस अ, म प्लस अ करके छवण है, यानी कि स्वनिम है। इसका मुख और मुख लिखेंगे जब तो कमल है तो इसमें अ लगेगा, तो कमल का ये संधि विच्छेद किया गया, मुख का भी ये संधि विच्छेद, यानी कि दो अक्षर है मुख। अब देखिए रूपिम के कितने प्रकार होते हैं। रूपिम के 3 प्रकार होते हैं। मुक्त रूपिम, मूल शब्द या रूढ़ शब्द जिसे कहते हैं। बद्ध रूपिम या विकारी शब्द। मुक्त बद्ध रूपिम यानी कि पद को कहते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अब पढ़ेंगे अगले क्लास में। अगर आप लोग को पसंद आया चैनल तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और अब हिंदी की क्लास डेली चलेगी और यूट्यूब पे
पूरे सिलेबस कवर करवाए जाएंगे ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स से। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।